मालेगांव धमाके में गवाह के खुलासे का मामला एआईएमआईएम के नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए मालेगांव धमाके का जिक्र किया जा रहा है। 14 साल बाद ये मामला आखिर सेंटर पॉइंट में क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल उठाया है एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने। कि उस मौके पर अगर कांग्रेस सरकार ने इन पर दबाव डाला था कि वो योगी आदित्य जी का नाम लें तो क्यों नहीं लिया था, ले लेना चाहिए था नाम। और जिन लोगों के ताल्लुक से कहा गया आरएसएस के नेता लोगों के नाम पे उनका लेना चाहिए था। आज अगर गवाह ये बात कहता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बाकायदा प्लानिंग है और एक प्लानिंग के तहत जो है इस तरह की गवाहों के जरिए से बात कहलवाई जा रही है। देश में चुनाव है 5 स्टेट के अंदर और बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, तो चुनावी मुद्दे के तौर पर इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो यूपी की सियासी लड़ाई अब मालेगांव पर आई। अब ऐसे में समझना यह जरूरी है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अब तक हुआ क्या है। ये देखिए 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के बाहर धमाका हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। 101 लोग घायल हुए थे। मामला आतंक से जुड़ा था, इस वजह से जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब गवाह का बयान सामने आने के बाद एटीएस पर ही आरोप लग रहे हैं। 21 अक्टूबर 2008 को एफआईआर में यूएपीए और मकोका की सख्त धाराएं जो हैं वो लगाई गई थीं और 1 अप्रैल 2011 को मालेगांव बम धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए के हाथों में अब इसकी जांच है और अब एक गवाह का जो बयान सामने आया है उसने हलचल मचा दी है सियासी तौर पर भी। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों का नाम सामने आया था इस केस में। बाद में आरोपियों पर से कुछ धाराएं हटा दी गईं जबकि कुछ में आरोप तय किए गए और अब तक 220 गवाहों के बयान इस केस में दर्ज हो चुके हैं। 220 गवाहों के बयान रजिस्टर किए जा चुके हैं। घटना के बाद पहली बार हिंदू आतंकवाद का दावा जो है वो सामने आया था, जिसको लेकर खासा विवाद भी हुआ था। और आइए सीधे आपको एक बार फिर मुंबई लिए चलते हैं। अश्विनी पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अश्विनी, गवाहों की संख्या 200 से ज्यादा है, लेकिन जिस गवाह ने ये तमाम आरोप लगाए हैं उसका बयान कितना इंपॉर्टेंट है और अब एटीएस खास तौर पर इस पर सफाई देती हुई क्या नजर आ रही है, क्योंकि जांच एनआईए के हाथों में है, आरोप एटीएस पर लग रहे हैं। क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको मुंबई में? जी देखिए, आपको थोड़ा सा मैं कुछ साल पीछे लेके जाऊंगा। जब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें आरोप तय हो रहे थे, उसी वक्त एनआईए ने साफ तौर पे कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके बिना पर उनके ऊपर ये केस चलाया जाए। 2017 में सभी आरोपियों को बेल हुई करीब 9 साल के बाद, जिसमें कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुधीन कुलकर्णी, ऐसे तमाम जो इसमें आरोपी थे उन सभी लोगों को बेल हो गई। सभी बाहर आने के बाद उन सभी लोगों ने ये बताया कि कैसे एटीएस उन्हें टॉर्चर किया था और कैसे जो है तमाम लोगों के नाम पूछे गए, कैसे उन्हें अलग अलग प्लानिंग का जिक्र करने के लिए कहा गया। ये तो तमाम जो है आरोप आरोपियों की तरफ से लगाए गए। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और ये तमाम जो गवाह हैं अब सामने आ रहे हैं। ये जो गवाह है ये अभिनव भारत से जुड़ा हुआ है, ट्रस्टी रहा है, तो ऐसे में इसकी गवाही काफ़ी अहम मानी जा रही है। और बाकी जो गवाह अभी आने वाले ट्रायल के दौरान जो है जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा, जो गवाही होगी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि एक तरह से एटीएस पर आरोप लगा है। तो ऐसे में एटीएस को सामने आकर या फिर महाराष्ट्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक ना एटीएस और ना ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है। परमवीर सिंह उस वक्त जांच अधिकारी थे और कई जो है आरोपियों ने आरोप लगाया था कि परमवीर सिंह ने उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है उन्हें टॉर्चर किया था, 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। उस वक्त ये मुद्दा भी काफ़ी तूल पकड़ा था। यहाँ तक कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने परमवीर सिंह जिस तरह से उन्हें टॉर्चर करे थे, इसको लेकर बहुत नाराजगी भी व्यक्त की थी जब वो सांसद बने। चलिए ठीक है अश्विनी, आप नजर रखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।